अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को। और हम जिस चैप्टर में थे वो हमारा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था। आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001। अगरचे लेटेस्ट गवर्नमेंट एक्ट जो है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2013 का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 2001 का पढ़ना है, यानी 2013 से पहले का सिलेबस। एक बार फिर देख लेते हैं हर लेक्चर में शुरू की तरह। तो हमारा था बाब पंजुम यानी चैप्टर 5, और हमारा टॉपिक था मकामी हुकूमत का निज़ाम यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और हमने मकामी हुकूमत के बारे में पढ़ लिया था कि इसका मफहूम क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है। और अब जो हमारा टॉपिक है सेकंड, इसमें दो ही टॉपिक हैं, वो है मकामी हुकूमत का निज़ाम, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और मकामी हुकूमत की तंजीम क्या है। इस चैप्टर को आप लोग बहुत गौर से पढ़ेगा, इसमें दो ही टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में एक सवाल इसमें से लाजमी आएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट 2001 जब हम पढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा सा फोकस होगा सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर वो यहीं फ़ाल था, यहीं का एक्टिव था और ख़बरों में भी इधर के ही रहता था। लेकिन ओवरव्यू हम देख लेते हैं इसका। इसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो इसने बताया है पाकिस्तान में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रही है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया 1960 में बेसिक डेमोक्रेसी आई थी, 1979 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, इससे पहले पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी आया था जो कि भुट्टो साहब लाए थे। उसके बाद 2001 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट और फिर 13 का, और 18वीं तरमीम ने इसको रिवाइज किया, यानी अब फेडरल के बजाय सूबे इसको बनाएंगे। चैप्टर 3 है इसका, लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस ऑफ सिंध के हवाले से क्या क्या चीज़ें, और फिर सिटीजन्स राइट टू नो कि उनको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उनका क्या हक है। उसमें उनकी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसी तरह एन इंट्रोडक्शन टू द सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एंड एप्लीकेशन। तो इसी तरह चैप्टर 5 में इन्होंने सिटी एंड लोकल गवर्नेंस के बारे में बताया। आपको पता है इसमें केएमसी आती है, कराची वाटर बोर्ड सप्लाई आता है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें कचरा वगैरह, और इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा पार्क्स बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब इनकी जिम्मे आता है। तो ये अगरचे एक बड़ी पीडीएफ है, 116 पेजेस की है। हम एक क्लास में इसको पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन इसमें जो चीता चीता चीज़ें होंगी हम उनको पढ़ लेंगे। तो ये अच्छी रिपोर्ट है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान, ये एक पीडीएफ है। ये अगर मौका मिला तो मैं इस क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पार्ट भी, उसमें मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें हर एरा के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है और उसकी बहुत ही उम्दा इन्फोग्राफिक्स पेश की हैं जिसको आप समझने में बहुत आसानी है। जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इसका, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सके थे और इसमें वॉइस का भी कुछ इशू हुआ था। तो इसमें मैं आपको उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। द सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, अगेन ये 300 पेज का एक मसवदा है और काफ़ी तवील एक्ट है जो कि कानूनदान लोगों के लिए पढ़ने से लायक रखता है। हमारा इसमें पढ़ने को कुछ नहीं है। Sindh Local Ordinance was ordinance passed by the Provisional Assembly of Sindh on August 14, 2001, यानी 14 अगस्त वाले दिन, as part of series of local government ordinance prepared by the National Reconstruction Bureau (NRB), passed together by each of the 4 provinces at the time. The ordinance was repealed with an act restoring the local government ordinance of 1979 by acting Governor Nisar Ahmed Khudo, following a political row between People's Party and MQM over statement made by Zulfikar Mirza. तो आपको पता है जब भी वहाँ पे इशू, औसत अगरचे गवर्नर डॉक्टर इशरत अली बात साहब थे, लेकिन ऐसा अक्सर होता था कि जब कोई मुतनाज़ा बिल पर साइन करने की बारी आती थी तो वो वतन छोड़ के चले जाते थे
और जो स्पीकर असेंबली था वो कायम मकाम गवर्नर बन जाता था। और क्योंकि गवर्नर के पास कोई जवाज़ नहीं होता है साइन ना करने का, तो वो अपने आप को इस बात से हटाने के लिए कि उन्हीं की पार्टी के बंदे ने साइन नहीं किए, वो मुल्क छोड़ के चले जाते थे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नहीं हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे ही रहते हैं। सिंध एक्ट 2011, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 2001 का अगर है तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान 2001। अच्छा, इसी तरह पंजाब का अलग था, सिंध का अलग था, बाकी सूबों का अलग था। और इसमें फर्दर पीडीएफ्स दी हुई हैं, मैं इसको देखता हूँ कहीं समराइज़ किया हो। समरी, तो इसमें कुछ ख़ास समरी मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपको ये किताब से थोड़ा सा नरेट करके बताता हूँ, तो आप लोग उसको बस सुने, अभी फ़िलहाल गौर से सुने जो मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर हम इस पीडीएफ को देखेंगे। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, पाकिस्तान के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ये सब एक तेज़ तेज़ रिव्यू करके हम राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा किताब से देखते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे सामने है सिविक्स की बुक है डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की, और इसमें इन्होंने 2001 के लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखा है कि 23 मार्च 2000 को जनरल मुशर्रफ ने कौम को साफ़ सुथरी इंतज़ामिया की फराहमी, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट प्लान का ऐलान किया। यानी 2000 में ऐलान कर दिया गया था। और अगर आप देखें तो ये चंद ही अरसे बाद इनके आने के, यानी 23 मार्च में अगर कर रहे हैं तो अक्टूबर 99 को ये बरसर इक़्तिदार आए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इस प्लान का ऐलान किया। उन्होंने कहा इस मंसूबे के तहत 3 सतही ढांचा, ज़िली हुकूमत, तहसील कौंसिल और यूनियन कौंसिल कायम की जाएंगी। इंतखाबी अमल मई 2001 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 14 अगस्त 2001 तक मुकामी हुकूमत के इदारे काम करना शुरू कर देंगे। इस मौके पर उन्होंने ये मंसूबा कौमी तामीर NRB, जिसका भी हमने पढ़ा, गहरे सोच और विचार के बाद तरतीब दिया। और इसका ऑर्डिनेंस इसी तरह आया था जैसे मैंने आपको बताया, चारों सूबों का अलग, यानी KPK का अलग था, पंजाब का अलग था, सिंध का अलग था, बलूचिस्तान का अलग। KPK उस वक्त NWFP थी। अच्छा, इसके बुनियादी असूल 5 Ds के हिसाब से लिखा हुआ है। अगरचे ये उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको 5 Ds कहते हैं। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो 5 अल्फाज बनेंगे जो डी से शुरू होते हैं। यानी नंबर 1 है मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल सियासी इक़्तिदार तफ़य्युज़ करना, इंतज़ामी अख्तियारात की मरकज़ियत ख़त्म करना, यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन, इंतज़ामिया के वज़ाइफ का गैर मुश्तमा करना, और चौथा है इंतज़ामी इख्तियारात और कानून साजी के अमूर में फ़ासला पैदा करना, और आखिरी है ज़िला की सतह पर माली वसाइल की तकसीम करना। तो ये 5 Ds किस तरह, अगर हम इनको इंग्लिश में पढ़ें इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, नंबर 1 है डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, नंबर 2 है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, नंबर 3 हो जाएगा डिकंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, नंबर 4 हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ द पावर अथॉरिटी नेक्सस, और पांचवा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिस्ट्रिक्ट्स। 5 Ds, इनको याद करने के तरीके को मेमोनिक कहा जाता है। जब कोई वर्ड्स आपको एक फहरिस्त में और याद करना मुश्किल हो रहे हो तो उनको इसका जिस तरह 14 नुकात हैं कायदे आज़म के, लोगों ने उनकी मेमोनिक बनाई हुई है। इसी तरह जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स हैं, तो उनको याद करने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अब एक सेंटेंस है, इसमें जो पहला पहला वर्ड यूज़ हो रहा है उससे प्लैनेट्स के नाम है, यानी माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई से हो गया मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, एम से फिर मार्स, जस्ट सर्व अस नूडल्स, जे से जुपिटर, यू से यूरेनियस, और एन से नेपच्यून। और आपको पता है प्लूटो अब सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये 5 Ds हैं, ये आप लोग याद कर लें। इसके बाद क्या है, इन असूलों से अवाम के मफादात और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा,
ये निज़ाम ऐसी फ़ज़ा पैदा करेगा जिसमें अवाम इज्तिमाई भलाई में शरीक हो सकेंगे और अपनी तकदीर के खुद मालिक होंगे, यानी डेमोक्रेसी आ जाएगी इन शॉर्ट। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत देही और शहरी इलाकों में मकामी हुकूमत के हस्ब झैल इदारे कायम होंगे। कौन से थे? तीन, यानी यूनियन काउंसिल्स थी, टाउन नाजिम जिसमें बनते थे, दूसरा तहसील तालुका या टाउन, और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट या सिटी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नशिस्तें कितनी थी ये सब हम पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में कि किसकी कितनी नशिस्तें हैं, उसमें उसी तरह कोटा सिस्टम है। और इसके फ़राइज़ और इख्तियारात के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये अगरचे इसमें बहुत तफसील से दिया हुआ है, तो हम इसको टू द पॉइंट पढ़ते हैं कि इनके फ़राइज़ क्या हैं और इख्तियारात क्या हैं। नंबर वन है यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ मंदरजा झैल हैं कि यूनियन की इंतज़ामिया के सालाना तरक्याती मनसूबों और बजट की मंजूरी देना, यूनियन खदमात सर्विसेज के औज़ व वसूल की जानिब फ़ीसों की मंजूरी देना, अवामी सड़कों, रास्तों, नालों, पुलों और अवामी नोयत की इमारत की निगहदाश्त और देखभाल की गर्ज से समाजी शऊर पैदा करना, यूनियन की हदूद में वाक़ अवामी मकामात की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर निगारी और शजरकारी को फ़रोग़ देना, कब्रिस्तानों और शमशान घाटों के क़याम और उनकी ज़रूरी निगहदाश्त। शमशान घाट हिंदुओं के कब्रिस्तान को कहा जाता है, जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, उसको शमशान घाट कहते हैं। नंबर 6, इंसाफ कमेटी, जस्टिस कमेटी का इंतखाब जो मसालियत अंजुमन की तश्कील करेगी। सातवां है इक़्तिसादी फ़वाइद के हसूल और गुर्बत में कमी के लिए कोऑपरेटिव का क़याम। अब दो और रह गए। आठवां है देही और हमसाया कौंसिलों की तश्कील में तहसील टाउन कौंसिल से ताउन। नाइन्थ है शहरी कम्युनिटी बोर्ड्स की तश्कील और वज़ाइफ के सिलसिलों में सहूलत की फराहमी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। अब हम अपने PDF की तरफ आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह नरेट करता रहा तो आप लोग लेक्चर से बोर हो जाएंगे, तो मैं चाहता नहीं। PDF को हम कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं क्योंकि बड़ी PDF है और हमारे पास टाइम थोड़ा है। पाकिस्तान गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट होती है। ये एक चार्ट है, ये समझ लें बस किस तरह से काम करता है। PDF आप लोग के पास होगी, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बस फॉलो करें। लोकल गवर्नमेंट्स को हम देखते हैं। हमें आइन मिला है 1973 का, तो उसके बाद के जो हमें लोकल गवर्नमेंट्स मिले हैं ना, वो ज़्यादा हमारे लिए काबिल मुताला है। और इसका ओवरव्यू है ये चैप्टर 2 के अंदर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान, इसका हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है, कैसे ये वजूद में आया। पाकिस्तान बनने से पहले लॉर्ड रिपन, ये याद कर लें, ये बंदा है पाकिस्तान में या बर-ए-सग़ीर में लोकल गवर्नमेंट लाने वाला। इसका लोकल गवर्नमेंट अगरचे इतना कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इसने एक फ्रेमवर्क दे दिया था। बेसिक डेमोक्रेसी अयूब खान की थी। अयूब खान क्योंकि एक डिक्टेटर था, तो उस आइन जो था वो उसका अपना लाया हुआ था, जो बाद में प्रोमलगेट हो गया, इसलिए हम उसको भी इतना स्टडी नहीं करेंगे। 79 में ज़ियाउल हक साहब लाए थे लोकल गवर्नमेंट, वो अगरचे काफ़ी देर चली, मुशर्रफ दौर तक चली, और बाज़ लोग कहते हैं कि उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था, अगले की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल मुशर्रफ साहब जब भी कोई नए लोग आते हैं तो अपने साथ नई चीज़ें लेकर आते हैं। आगे हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 को देखते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। In 99, General Pervez Musharraf took control of the government under martial law and promulgated the Local Government Ordinance 2001। ठीक है, इसका इन्होंने इजरा किया, पॉपुलरली नोन एज द डेवोल्यूशन प्लान 2001। डेवोल्यूशन कहते हैं जैसे एवोल्यूशन होता है ना, एक चीज़ बढ़ रही है, डेवोल्यूशन एक चीज़ निचली सतह पे जा रही है। ठीक है, तो दिस प्लान वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम। द LGO, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LGO, इसके एक्रोनीम्स हैं। 2001 abolished the urban-rural divide and established a three-tier system of district government। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क था? अगर आपसे पूछा जाए कि मुशर्रफ के लाए हुए लोकल गवर्नमेंट और ज़िया के दौर में, ज़िया के दौर में देही और शहरी का अलग अलग सिस्टम था। देही जो था उसको उसमें 2 दर्जा दी थे, 2 टियर था, 2 लेवल्स थे।
और जो शहरी था वो 3 टियर था, 3 दर्जाती। तो इसने इनको ख़त्म करके दोनों का एक यूनाइटेड लाया, जिसमें जो कि 3 टियर सिस्टम था और वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बेस पे था। It devolved political, administrative, and fiscal powers to the elected officials and of local councils and brought all major social service department including education and health। जितने भी सोशल सर्विस के डिपार्टमेंट हैं बशमूल तालीम और हेल्थ के, इनके अंडर ले आया। क्योंकि देखें, फॉरेन सर्विस है हमारी, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, ये वफाक के पास रहे तो समझ आता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी वफाक के पास जाएं तो उनमें काम नहीं होता, क्योंकि ये लोकल इश्यूज़ हैं। अब बंदे को बीमारी है, वो अपने करीब तरीन हॉस्पिटल में जाएगा, ना कि उसको वफाक की तरफ दिखना होगा। हाँ, मुल्क पे हमला हो गया तो वफाक का काम है, उसके लिए वफाकी सतह पे फैसला है। दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं, उसके लिए फ़ौरन सर्विस मुतहर्रिक है। तो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें इन 3 शोबों के अलावा बाकी तमाम शोबे, यानी ख़जाना के, खारजा के और दिफा के, बाकी सब लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो है वही बातें, सीटें कितनी थी, कितनी वुमेन को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला। क्या कहता है कि दिस इनेबल मोर देन 36,000 वुमेन टू एंटर फॉर्मल पॉलिटिक्स एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल इन इट्स फर्स्ट राउंड, जो कि एक बड़ी तादाद है। फिर 2013 के 18वीं तरमीम के बाद जो आया, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये 18वीं तरमीम को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। फिस्कल एंड बोरोइंग पावर ऑटोनॉमी। फिस्कल कहते हैं माली, ठीक है, जिस तरह हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर भी कहते हैं उसको। चैप्टर 3 है लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस ऑफ सिंध। अब हम पहले हमने वफाक का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने लोकल गवर्नमेंट को ओवरऑल पढ़ा, अब हम सिंध की तरफ आ गए। करते करते हम सिटी में आ जाएंगे। सिंध की बात करें तो सबसे ऊपर काउंसिल्स हैं। काउंसिल के नीचे इनके बारे में वही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल काउंसिल्स क्या हैं, क्या क्या इनकी जिम्मेदारियाँ हैं। फिर यूनियन कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स हैं, तो हम ये काउंसिल्स की बात हो रही है। फिर यूनियन कमेटी है, इनके अंडर क्या क्या आता है, यूनियन काउंसिल्स के अंदर क्या आता है। फिर टाउन कमेटी है, इसी तरह मेंबर ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द काउंसिल, कौन कौन लोग इसका हिस्सा होते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें क्या है पढ़ने का देख लेते हैं। इसकी इतनी आप लोग वो कि 116 पेजेस का ही देख के परेशान ना हो, ये सब पढ़ना नहीं है आपको, फोकस रहना है। बस टू द पॉइंट बात करनी है कि 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट था वो क्या था, उसमें क्या पॉइंट्स थे, और उसको समझ लें। उसको समझ लें, और उसमें समझने की कोई इतनी चीज़ है भी नहीं, आपका सिर्फ कॉमन सेंस दरकार है। उसको थोड़ा सा अपने कहते हैं घर से बाहर निकल के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जगह जगह जो तामीरात बने हुए वहाँ पे तख्तियाँ लगी हुई नज़र आएंगी, चीज़ें नज़र आएंगी, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। पावर्स ऑफ मेयर्स और चेयरमैन। चेयरमैन जो होते हैं आपको पता है, ये मेयर के नीचे चेयरमैन होते हैं, यानी जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना उसका जो सबसे बड़ा होता है वो चेयरमैन होता है। अब कराची में सेंट्रल है तो उसका चेयरमैन अलग है, ईस्ट है तो उसका चेयरमैन अलग है, वेस्ट है तो उसका चेयरमैन अलग है, इस तरह करके ना। फिर फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये आखिर में क्या इसने बताया है, फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटी एंड टाउन कमेटी। तो ये गिने चुने 4-5 अल्फाज हैं, इनको आपने याद करना है। म्यूनिसिपल कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इन एक एक गिर्द पूरा लोकल गवर्नमेंट घूमता है। इनके अंडर क्या क्या काम आते हैं हमने बहुत बार पढ़ लिया है। सिविल डिफेंस है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, मिल्क सप्लाई स्कीम है, कंट्रोल एंड लैंड ओन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन है, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज है, रिसेप्शन ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज हैं। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। पब्लिक हेल्थ आ गया, वाटर एंड सप्लाई, ड्रेनेज का सिस्टम, नालों की सफाई वगैरह, सड़कों की, स्लॉटर हाउसेस, कुर्बानी के दिनों में आपको पता है लोकल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव होती है। इसी तरह एजुकेशन के कई चीज़ें इनके अंडर आती हैं, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, तो वही बातें रिपीट हुई हुई हैं।
हम आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। ये देख लेते हैं, हमारे पास टाइम 10 मिनट है। पब्लिक सेफ्टी के हवाले से फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, फ्लड्स, फ्लड्स के वक्त भी इनको काम होता है। फेमिन, खुदा न खास्ता भी कैद साली हो जाए कभी, तो उस वक्त। और अगर इजाफा करें तो कोविड-19 के दौरान आपने देखा था चेयरमैन्स, मेयर वगैरह बहुत एक्टिव थे, अपने अपने इलाकों में लोगों को राशन देना और एसओपीज कंट्रोल करवाना, इसके काम कर रहे थे। ट्रीज, पार्क, गार्डन्स एंड फॉरेस्ट, इसमें इनकी पार्क बनाना, उसकी तज़य्युश करना, आराइश करना। जैसे ज़ू बना हुआ था, ज़ू को मज़ीद कैसे खूबसूरत करना है, इस पे उन्होंने काम किया। काम किया या नहीं किया वो तो अलग बात है, काम करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरह कल्चर की प्रमोशन के ऊपर देखिए, इस तरह लिखा है ना कि सेलिब्रेट द होली प्रॉफिट बर्थडे या पाकिस्तान डे या कायद आज़म बर्थडे एंड अदर नेशनल हॉलीडेज। लाइब्रेरीज़ का क्या? लाइब्रेरीज़ इनके ज़िम्मे में आती हैं। जितनी जितनी हर टाउन के हिसाब से एक लाइब्रेरी होना लाजमी होती है। सोशल वेलफेयर के सिस्टम्स या इदारे, जिसमें कम्युनिटी सिस्टम्स भी होते हैं, फिर डेवलपमेंट प्लान्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लोगों को एम्पावर करना, औरतों को सिलाई सिखाना, और उसमें ऑर्फन्स का, विडो यानी बेवा और यतीमों का ख्याल। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है इनके क्या क्या काम है। तो ये सब इनकी जिम्मेदारियां हैं। तो चैप्टर 3 जो है वो मेन है, इसमें इन्होंने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई हुई है और आपको ज़्यादा फर्क भी नज़र नहीं आएगा। चैप्टर 4 इसमें कहता है सिटीजन्स राइट टू नो। अच्छा, ये अहम चीज़ है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 में पास हुआ था। हमारा आर्टिकल 19A जो है वो कहता है कि हर शहरी का हक है कि उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल हो। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझ लें इंसान के बुनियादी राइट्स में से एक है। ह्यूमन राइट्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जोर दिया गया था। तो 2016 में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। ये एक्ट अगरचे बहुत ही ख़तरनाक था, ख़तरनाक इस ज़ुमरे में था। इसने यहाँ तक कहा था कि जितने भी सरकारी इदारे हैं या जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपने डाटा को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी है, गुड गवर्नेंस अचीव हो और करप्शन का खात्मा हो सके। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव था ग्लोबली, जिसको कहा जाता है ओपन डाटा इनिशिएटिव। यानी अपने डाटा को पब्लिक के लिए एक्सेसिबल करें ताकि आवाम को पता चले कि आज इन्होंने क्या काम किया, और ये डेली बेस पे किया जाए। इसको रियल टाइम में कहा जाता है आईटी के टर्म में, कि आप डेली बेस पे उसको ओपन करें ताकि आवाम को पता चले कि आज क्या काम हुआ है। ये नहीं कि साल साल बाद या 6 6 महीने बाद आप डाटा डाल रहे हैं, फिर उसकी ऑडिट हो रही है और ख़बर पता चल भी नहीं रही है। तो इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि कुछ मुल्कों ने इस पर अमल किया है और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी अचीव की है, करप्शन पे भी कंट्रोल किया है, और सबसे बढ़ के उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बर वक्त ऐसे इक़दाम को पकड़ा जब उन्हें पता चला कहीं पे गड़बड़ की गई है। तो ये आप लोग ज़रूर इसको स्टडी करेगा। ये एक बहुत ही राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जब आता है तो उसके साथ एक चीज़ आती है, ओपन डाटा। ठीक है, ये ओपन डाटा पाकिस्तान, इसमें जितना डाटा है पाकिस्तान के हवाले से, ये देखिए 337 डाटा सेट इसमें डाला हुआ है। एक वेबसाइट भी open-data.com.pk, एनर्जी का अपना है। फिर ये डाटा वर्ल्ड की एक वेबसाइट है, इसमें दुनिया भर के डाटा है। तो पाकिस्तान की इन्होंने 178 डाटा सेट्स हैं। इसी तरह एक इनका ट्विटर अकाउंट भी है। तो ये इस पे अमल तो अगरचा हुआ नहीं। अगर ये हो जाता, सिर्फ 44% इस पे अमल हो सका। अगर पूरा हो जाता तो मुल्क में करप्शन जाना कोई दूर की बात नहीं थी। An introduction of the same Transparency and Right of Information Act, ये क्या कहता है? An act to provide for promoting transparency in the working of every public authority by setting out a practical regime for every citizen to secure access to information in a rapid and low cost manner। यानी जिस इलाके में जो काम हो रहा है उसका डाटा आवाम की रसाई तक हो। इसमें वही बात आ जाती है, इसमें हम दिफा का डाटा, खारजा पॉलिसी का डाटा या सिक्योरिटी का डाटा आवाम को नहीं दे सकते, तो लोकल गवर्नमेंट के डाटा दे सकते हैं। यानी हेल्थ सेक्टर पे क्या काम हो रहा है वो पता चले डेली बेस पे, एजुकेशन पे क्या हो रहा है ये आवाम को पता चले। तो ये अगर बहुत दिलचस्प चीज़ है। अगर फ्यूचर में किसी को इस पे कैरियर बनाना हो या कुछ काम करना हो तो इस पे बहुत स्कोप पड़ा हुआ है, इस पे बहुत काम किया जा सकता है।
इवन इस पे आप अच्छी खासी PhDs कर सकते हैं इस एक टॉपिक के ऊपर, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट या ओपन डाटा के ऊपर। फर्दर अगर हम चलें तो हमारा लास्ट चैप्टर क्या कहता है, व्हाट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट आस्क फॉर। ठीक है, ये इन्होंने ख़ास चीज़ें बताई हैं जो आप नहीं मांग सकते, और किस तरह, और फिर अपीलिंग प्रोसेस क्या है। गाइडलाइन फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन क्या है, 5 स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, और योर राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आपके क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आपका हक बनता है कि आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस हो। कराची सिटी एंड लोकल गवर्नेंस, अब हम कराची के बारे में बात करेंगे। हमारे पास अभी पार्ट बी का टाइम पड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कराची को हम ज़रा डिटेल में पढ़ लें, और पीछे भी हमने जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में जो एक इन्फोग्राफ चार्ट है इसको पढ़ लें। तो इसको हम जल्दी स्किप नहीं करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि पता चले हर फर्द को कि वो उसको किस किस चीज़ का इख्तियार आइन देता है और वो उससे महरूम है, ताकि ख़ुद अपनी अवेयरनेस भी हो। तो हम इसको पीछे रिज्यूम करते हैं, मैं इसको पीछे जहाँ पे हम लेके गए थे वहीं पे रोक देता हूँ। ये हमने पेनल्टी सेंड इंफॉर्मेशन कमीशन है, कंप्लेंट्स हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेंट मीन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और लीगल पर्सन रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान। तो यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं और हम इन डिटेल पढ़ते हैं इसको कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आवाम ले सकती है। तो पार्ट बी को गौर से सुनेगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को है।